जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं संतोष कुमार मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th लास्ट चैप्टर हमारा पर्यावरण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। चलिए शुरू करें आज का वीडियो। चलिए देखें पहला प्रश्न, पारितंत्र अर्थात इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, इसके घटकों का वर्णन कीजिए। प्रश्न आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। पारितंत्र क्या है, यह पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिक तंत्र के घटकों का वर्णन कीजिए, यह पूछा जा सकता है उत्पादक को परिभाषित कीजिए या उपभोक्ता को परिभाषित कीजिए, या अपघटक से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इसे पूरी तरह से तैयार करें और जैसा भी प्रश्न आए उसके अनुसार अपना उत्तर लिखें। चलिए देखें पारितंत्र क्या है। किसी क्षेत्र के सभी जैव एवं अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र कहलाते हैं। आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, किसी क्षेत्र के सभी जैविक घटक एवं अजैविक घटक को संयुक्त रूप से हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं या पारितंत्र कहते हैं। इसके लिए मुख्य जो शब्द हैं वो जैविक घटक और अजैविक घटक हैं। ये दो इसके घटक हैं और इन्हीं दोनों को मिलाकर पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र बनता है। अब इसे परिभाषित कैसे करें जैव घटक और अजैव घटक को। तो जैव घटक वह घटक है जिसमें जीवन पाया जाता है और इसके तीन प्रकार हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जैव घटक में वो समस्त घटक आ जाएंगे जिनमें जीवन पाया जाता है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अजैव घटक क्या है, पारितंत्र के कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, अकार्बनिक पदार्थ तथा भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण में क्या आ जाएगा, जल, मिट्टी, हवा, सूर्य का प्रकाश आदि चीजें। तो ये सभी मिलकर अजैविक घटक कहलाते हैं। तो अजैविक घटक में तीन चीजें मुख्य रूप से याद रखिएगा, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और भौतिक वातावरण। ये अजैविक घटक कहलाते हैं। और जो ये जैव घटक हैं ये अजैविक घटक के द्वारा प्रभावित होते हैं। जैसे जैविक घटकों की वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप अजैविक घटकों के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत आवश्यक है। पारितंत्र दोनों घटकों से मिलकर बनता है। अच्छा, अब यहाँ एक चीज और देखिएगा, आपसे इसको भी पूछा जा सकता है, उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है और अपघटक क्या है। तो उत्पादक को परिभाषित कीजिए। उत्पादक क्या है, सभी हरे पेड़ पौधे एवं नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। उत्पादक मतलब भोजन बनाने वाला, हरे पेड़ पौधे और ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, ये उत्पादक हो गए। इसके बाद उपभोक्ता क्या है, तो उपभोक्ता वे जीव हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोजन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। मतलब उत्पादक ने भोजन बनाया, उपभोक्ता ने उसे ग्रहण किया। उपभोक्ता को भोजन कहां से मिलेगा, उत्पादक से, चाहे प्रत्यक्ष रूप से मिले या अप्रत्यक्ष रूप से मिले, वो कहलाएगा उपभोक्ता। उपभोक्ता के भी तीन प्रकार, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इसके बाद है अपघटक। अपघटक का मतलब होता है अपघटन करने वाले, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं जो उत्पादक एवं उपभोक्ता को अपघटित करते हैं। सीधी सी बात है, यदि साधारण भाषा में कहें तो ये क्या करते हैं, उत्पादक एवं उपभोक्ताओं को सड़ाते हैं। लेकिन आपको जब आप कॉपी में लिखेंगे तो आप लिखेंगे ये क्या करते हैं, अपघटित करते हैं। तो इस तरह से जैविक एवं अजैविक घटक मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। चलिए आगे देखें। चलिए जानते हैं खाद्य श्रृंखला के बारे में। खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला या फूड चेन क्या है, तो इसे हम परिभाषित कैसे करेंगे, विभिन्न जैविक स्तरों पर एक दूसरे का आहार करने वाले जीवों की श्रृंखला खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहलाती है। विभिन्न जैविक स्तर होते हैं, उसमें एक दूसरे का आहार करते हैं, एक दूसरे को खाते हैं, एक दूसरे को भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं और इससे एक श्रृंखला बनती है, इससे एक चेन बनती है जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यह जीवों के बीच भोजन के संबंध को बताने वाला एक आरेख है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा एक जीवित जीव से दूसरे जीव में भोजन के रूप में स्थानांतरित होती है। जैसे यहां देखिए, यहां
ये उत्पादक है, हरे पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसको किसने खाया? इसको हिरण ने खाया। और हिरण को किसने खाया? इसको टाइगर, बाघ ने खाया। तो इस तरह से ये क्या है? एक खाद्य श्रृंखला है। यहाँ टाइगर हिरण को खा रहा है, हिरण किसे खा रहा है? पेड़ पौधों को, पत्तियों को खा रहा है। तो ये यहाँ एक खाद्य श्रृंखला तैयार हो गई। ये जंगल की खाद्य श्रृंखला है। दूसरा, घास में देखें तो ये घास, घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया मेढक ने, मेढक को खाया सांप ने, और सांप को खाया बाज ने। इस तरह से यहाँ एक खाद्य श्रृंखला तैयार हुई। और यहाँ भी देखिए, ये तालाब में है तो ये जलीय पौधा, यहाँ ये बिच्छू, यहाँ ये मछली, और मछली को ये बगुला। तो इस तरह से यहाँ भी क्या है? यहाँ भी एक श्रृंखला बनी हुई है कि कौन किसको खाएगा, कौन किसका भोजन बनेगा। इस तरह से एक श्रृंखला बनती है, इसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। चलिए आगे देखें, पोषी स्तर क्या है? खाद्य श्रृंखला हमने देख लिया, अब पोषी स्तर जानते हैं। पोषी स्तर का मतलब है किसी खाद्य श्रृंखला के अलग अलग चरणों को जहां पर भोजन या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसे पोषी स्तर कहते हैं। मतलब एक खाद्य श्रृंखला में कई चरण होंगे और इस चरण में भोजन या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अलग अलग चरण होंगे, अलग अलग जगह पे भोजन का स्थानांतरण होगा। आगे देखते हैं, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। सबसे पहले ये प्रथम पोषी स्तर जो है वो उत्पादक कहलाते हैं, ये सबसे नीचे होते हैं। प्रथम पोषी स्तर उत्पादक कहलाएंगे। फिर इसके बाद आते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता में भी तीन, प्राथमिक उपभोक्ता मतलब शाकाहारी, ये द्वितीय पोषी स्तर पे आता है। उत्पादक जो है वो प्रथम पोषी स्तर पे आते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता ये द्वितीय पोषी स्तर पे आता है, फिर इसके बाद आता है द्वितीय उपभोक्ता, इसे छोटे मांसाहारी कहते हैं, ये तीसरे पोषी स्तर पर है। और चौथे नंबर पे है बड़ा मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता, ये चौथे पोषी स्तर का निर्माण करता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि पोषी स्तर क्या है? विभिन्न प्रकार के पोषी स्तर के नाम लिखिए। तो आपको बस इस तरह से एक त्रिभुज बना लेना है और उसमें नीचे शुरू करना है उत्पादक और उपभोक्ता के तीनों प्रकार। अब ये पहले नंबर पे है तो ये प्रथम पोषी स्तर हो गया, ये दूसरे नंबर पे है तो दूसरा पोषी स्तर, ये तीसरे नंबर पे है तीसरा पोषी स्तर, और ये चौथे नंबर पे है तो ये चौथा पोषी स्तर। इस तरह से विभिन्न प्रकार के पोषी स्तर का निर्माण होता है। जैसे ही खाने वाले बदले वैसे ही पोषी स्तर भी बदल जाता है। अब ये जो पोषी स्तर है इसमें 10% का नियम है। इस नियम को अच्छे से समझ लीजिए। 10% का नियम क्या है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा उस पोषी स्तर के द्वारा जैविक क्रियाओं में उपयोग में लाया जाता है। और ऊर्जा का यह प्रवाह एक दिशिक होता है, मतलब ऐसे ही जाएगा, ये उल्टा नहीं आ सकता है कि ऐसे आ जाए, एक ही दिशा में जाएगा। अब इसे समझ लें, क्या है ये 10% का नियम? मान लीजिए उत्पादक के पास 1000 जूल ऊर्जा है, ठीक है, इसने बनाया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, इसके पास है 1000 जूल। अब इसको कौन खा रहा है? इसको खा रहा है प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता के पास 1000 जूल का 10% ही जाएगा। 1000 जूल का 10%, 1000 की जगह चलिए मान लेते हैं 10,000, 10,000 जूल है इसके पास, तो 10,000 जूल है। अब ये 10,000 जूल का 10% जाएगा, तो 10,000 जूल का 10% कितना होगा? 1000। तो ये जो 9,000 जूल है वो क्या होगा? इनके द्वारा उपयोग में लाया जाएगा, सिर्फ 1000 जूल जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता के पास, जो इसको खाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता के पास कितना है? 1000 जूल है। अब 1000 जूल का 10% जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता के पास, तो 1000 जूल का 10% कितना होगा? वो होगा 100 जूल। तो 1000 का 900 जूल जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता अपनी जैविक क्रियाओं में उपयोग में लाएगा, और सिर्फ इसका 10% जो है वो अगले में जाएगा,
तो ये चला जाएगा 100 जूल। अब 100 जूल इसके पास आ गए, द्वितीयक उपभोक्ता के पास। 100 जूल का 90% इनके द्वारा उपयोग में लाया जाएगा और अगला जो उपभोक्ता है जो इसको खाएगा उसके पास सिर्फ 10% जाएगा। तो 100 का 10% होता है 10, तो 10 जूल जाएगा तृतीयक उपभोक्ता के पास और 90 जूल इनके द्वारा अपने जैविक क्रियाओं के लिए उपयोग में लाया जाएगा। मतलब हर एक स्तर पर जितना उसको मिला है उसका 10% जाएगा। कहाँ? अगले पोषी स्तर में। और ये पोषी स्तर हम जान चुके हैं कि ये क्या है, ये पोषी स्तर है। ये प्राथमिक, ये प्रथम पोषी स्तर, ये द्वितीयक, ये तृतीयक और ये चतुर्थ पोषी स्तर। और लगभग इतने ही पोषी स्तर होते हैं, 4 या 5 से ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि आगे ऊर्जा फिर बहुत कम मिलेगी। तो ये है 10% का नियम। चलिए अब खाद्य जाल देखें कि खाद्य जाल क्या होता है। तो हमने खाद्य श्रृंखला देख लिया था। अब खाद्य जाल क्या है? जीवों के मध्य शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं के जाल को आहार जाल या खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य श्रृंखला बनी हुई है, तो जब एक से ज्यादा खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं, उनकी शाखाएं मिल जाती हैं, शाखान्वित हो जाते हैं वो, तो उसे कहते हैं हम खाद्य जाल। खाद्य जाल बहुत सरल है, मतलब खाद्य श्रृंखलाओं का जाल जो है वो खाद्य जाल कहलाता है। विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। जैसे ये हो गया। अब यहाँ ये चीजें हैं, ये उत्पादक, उत्पादक को ये भी खाएगा, ये भी खाएगा। और फिर ये क्या हो गया? ये हो गया उपभोक्ता। इस उपभोक्ता को यहाँ ये भी खा रहा है, ये देखिए, इस उपभोक्ता को ये भी खा रहा है। तो सब एक दूसरे से ये कनेक्टेड हो जाते हैं, शाखान्वित हो जाते हैं, इनमें ब्रांचेज आ जाती हैं, जिसे हम कहते हैं खाद्य जाल। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जैव आवर्धन। जैव आवर्धन क्या है? अजैव निम्नीकरणीय कृषि रसायनों का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करना और पोषी स्तरों में संचित होना क्या कहलाता है? जैव आवर्धन कहलाता है। मान लीजिए कृषि कार्य में कीटनाशकों का उपयोग किया गया, कीटनाशकों को कहाँ छिड़का गया? पौधों के ऊपर छिड़का गया। पौधों से कहाँ पहुँच गया? पौधों से ये जीवों में पहुँच गया, जीवों से हम तक पहुँच गया। तो विभिन्न पोषी स्तरों तक पहुँचते जाता है ये। पहले कहाँ पहुँचा? ये उत्पादक के पास पहुँचा। हमने खाद का या फिर कीटनाशकों का छिड़काव किया, मेन कीटनाशक है यहाँ, कीटनाशकों का हमने यहाँ छिड़काव किया, कीटनाशक गए पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों से ये जो प्राथमिक उपभोक्ता है उनमें जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता में जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता में जाएगा, और उनमें ये जो अजैव निम्नीकरणीय हैं जिनका अपघटन नहीं होता है, ये रसायन उनमें संचित होता जाता है। इसे ही कहते हैं जैव आवर्धन। चलिए अगला प्रश्न देखें, ओजोन परत क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है? समताप मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। ओजोन का सूत्र O3 होता है और यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यह परत सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। और ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिम्मेदार है। और यदि ये जो ओजोन परत ना हो, समताप मंडल में ओजोन परत ना हो, तो क्या होगा? पृथ्वी पर परावैंगनी किरणें पहुंचेंगी, जिसकी वजह से मोतियाबिंद हो गया, त्वचा का कैंसर हो गया, पौधों पर भी इसका दुष्प्रभाव हो गया, बहुत सारी चीजें होंगी जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करेंगी। तो ओजोन परत बहुत ही महत्वपूर्ण परत है और यह सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरणों को रोकती है। इसका निर्माण कैसे होता है, चलिए देख लेते हैं। तो वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर परावैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन का निर्माण होता है। किससे? ऑक्सीजन के अणुओं से ओजोन का निर्माण होता है। अब ये कैसे होता है? तो देखिए, उच्च ऊर्जा वाले परावैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर, ऑक्सीजन अणुओं को तोड़कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा बस। O2 जो है वो परावैंगनी विकिरण की वजह से ऑक्सीजन परमाणुओं में टूट जाते हैं। ये ऑक्सीजन परमाणु, ये ऑक्सीजन परमाणु, ये क्या था? ऑक्सीजन का अणु था। ऑक्सीजन अणु ऑक्सीजन परमाणुओं में टूट गया। अब ये जो ऑक्सीजन के परमाणु हैं,
ये ऑक्सीजन के अणुओं के साथ मिलते हैं, ये ऑक्सीजन के अणुओं के साथ मिलते हैं और किसका निर्माण करते हैं, ओजोन का निर्माण करते हैं। और ये ओजोन जो है ये गैस है। तो इस तरह से ओजोन का निर्माण होता है। बहुत सरल है, ये बस याद कर लीजिए, ऑक्सीजन के अणु परावैंगनी विकिरण की उपस्थिति में ऑक्सीजन के परमाणुओं में टूट जाते हैं एवं ये ऑक्सीजन के परमाणु ऑक्सीजन के अणुओं के साथ मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय को परिभाषित कीजिए। तो जैव निम्नीकरणीय मतलब वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, मतलब सड़ जाते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे सब्जी का छिलका, केले का छिलका, पत्ती, कागज आदि। मतलब जितनी सड़ने वाली चीजें हैं जो अपघटित हो जाती हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। अजैव निम्नीकरणीय वह पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। ये पदार्थ लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, जैसे प्लास्टिक, कांच आदि। ये क्या है, अजैव निम्नीकरणीय। इनका अपघटन नहीं होता है, मतलब ये सड़ते नहीं है, पर्यावरण में बहुत लंबे समय तक रहे आएंगे। आप देखिए खुद सोच के कि यदि आपने एक जगह सब्जी का छिलका, पत्ती, कागज वगैरह कहीं रखा हुआ है, कहीं पड़ा हुआ है और उसी के साथ प्लास्टिक और कांच भी है, तो कुछ दिनों के बाद सब्जी का छिलका, पत्ती, कागज आदि क्या हो जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन ये प्लास्टिक, कांच आदि अपघटित नहीं होते हैं, तो ये अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। बहुत ही इजी है ये। अगला, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। तो जीवाणु, कवक आदि सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये अपमार्जक हैं और ये क्या करते हैं, उत्पादक एवं विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं के मृत शरीर का अपघटन करके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं जो मिट्टी में मिल जाते हैं तथा पौधे के द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। अब सोचिए यदि पारिस्थितिक तंत्र में अपमार्जक ना हो तो क्या होगा। ये जो मृत शरीर है, चाहे उत्पादक का हो या उपभोक्ता का हो, उसका अपघटन कैसे होगा, वो सड़ेगा कैसे, उसका अपघटन नहीं हो पाएगा। और यदि अपघटन नहीं हो पाएगा तो वो वैसे का वैसा रहा आएगा। तो ये पृथ्वी जो है मृत शरीरों से भर जाएगी। अपमार्जक ही जब नहीं होंगे, जब अपघटन करने वाले ही नहीं होंगे, जब सड़ाने वाले ही नहीं होंगे, तो जीवित और मृत दोनों रह आएंगे। इसलिए अपमार्जकों का रहना बहुत जरूरी है। अपमार्जक क्या करते हैं, ये मृत शरीर का अपघटन करके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं जो मिट्टी में मिल जाते हैं और पौधों के द्वारा ये पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। यही है अपमार्जकों की भूमिका। एक चित्र पूछ सकता है, एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का आरेख चित्र बनाएं। ऊर्जा प्रवाह का, तो ऊर्जा प्रवाह कहाँ से शुरू होगा, ये सूर्य का प्रकाश मिला, ये उत्पादक तक आया, उत्पादक ने अपना भोजन बनाया, उत्पादक से शाकाहारी, मांसाहारी और शीर्ष मांसाहारी, ये उत्पादक और ये तीन उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता हो गए। तो इस तरह से बना देना है, सूर्य का प्रकाश, उत्पादक, उत्पादक के बाद शाकाहारी अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी अर्थात द्वितीयक उपभोक्ता और शीर्ष मांसाहारी अर्थात तृतीयक उपभोक्ता। इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह होता है पारिस्थितिक तंत्र में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो होगा आपका प्रैक्टिस पेपर। ये एग्जाम के दौरान आपको मैं शेयर करूंगा, जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और एग्जाम के दौरान आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप डेली कम से कम 1 घंटा वीडियो को दें और फिर देखिएगा एग्जाम में इसका असर।